डियर एस्पायरेंट्स एंड वार्मली वेलकम है दोस्तों आप सभी लोगों का आईफास की इस शानदार और बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो जैसे आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि 11वीं 2025 का जिसका हम सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे उसका रिजल्ट जो है लग चुका है और उसके साथ साथ आईएफएस के होनहार मेहनती बच्चों ने जो है इस एग्जाम में बहुत शानदार रैंक हासिल किया है। तो आज हमारे साथ ऐसे ही एक कैंडिडेट जुड़े हैं जिन्होंने इस एग्जाम में बहुत ही लाजवाब रैंक को जो है हासिल किया है। तो जानते हैं उनकी जर्नी क्या रही थी इस एग्जाम्स के लिए, किस तरीके से उन्होंने प्रिपरेशन की थी और भी बाकी सारी चीजें क्या रही थी उनके ही थ्रू। तो हेलो। Hi, sir. Um, थोड़ा अपने बारे में बताइए, हमें इंट्रोड्यूस कीजिए। my name is Shivagata Mohan Rai. I am from West Bengal, Murshidabad. I passed my graduation in 2024 from BSc Honors in Microbiology. Then then I took admission in MSc Microbiology, but I drop out from the course because I want to explore something like dry lab plus wet lab courses. So my first choice was MSc Biotechnology. Then my second choice was MSc Bioinformatics, and GADB gave me this opportunity to take MSc Biotechnology with stipend. That was a very good option for me. I thought so. I prepared for GADB from YouTube. Uh, एंड आईएफएस का जो नॉकआउट सीरीज था वो मुझे बहुत हेल्प किया था नॉकआउट सीरीज में जो क्वेश्चन क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है गैट का। अब अगर सिलेबस में देखने जाओ तो बहुत ज्यादा सिलेबस है। मतलब अगर कोई एक एक करके सारा टॉपिक पढ़ने जाए तो आई थिंक दैट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर समवन टू कंप्लीट द होल सिलेबस। सो इफ यू तो मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस की मदद से टॉपिक को क्लियर करने का कोशिश किया था। आपने खुद से ही उन टॉपिक को जो है कवर करने की कोशिश की थी। लाजवाब दोस्त। अब मुझे ये बताओ कि पहले तो आप ड्रॉप आउट हो, मतलब एक साल से मेहनत कर रहे हो गैडबी के लिए। तो आपका मतलब पढ़ने का या सबसे पहली बार आपने गैडबी का नाम कहाँ से सुना? जैकबी के नाम सर पहले मैंने सुना था जब मैं बीएससी कर रहा था, तभी मैंने सुना था जैकबी के बारे में। क्योंकि तब आईआईटी जैम के बारे में सुना था, सीवीटी पीजी के बारे में सुना था, जैकबी के बारे में ज्यादा नहीं सुना था। फिर इसलिए पिछले साल जब मैंने गैलरी दिया था उस उतना ज्यादा प्रिपरेशन मेरा नहीं था। मतलब मैं जानता ही नहीं था एग्जाम कैसे होता है, क्या करना पड़ता है। और क्योंकि इसका पहले नाम जेएनयू कॉन्डक्ट कराता था, तो मैं गैलरी नाम से कोई एग्जाम मिल भी नहीं रहा था मुझे ठीक ठाक से। तो इसलिए मुझे थोड़ा परेशानी हुई थी पिछले साल। तो इस साल मैंने उसके बारे में पूरा जाना कि गैडबी क्या कैसे कैसे हो, गैडबी एग्जाम कब कब से शुरू हुआ है। तो वो पीआईक्यूज मैंने देखी, तो उससे मुझे अंदाजा हुआ कि कौन कौन सी टॉपिक ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन कौन सी टॉपिक में, जैसे बीएससी माइक्रोबायोलॉजी किया हूँ और ये बायोटेक्नोलॉजी के एग्जाम है, तो थोड़ा टॉपिक मैच करता है, कुछ कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा है। तो ये देख के फिर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। ये सब तो देख के सब जान के आपने जो है प्रिपरेशन को स्टार्ट किया था। अम, हाँ। आपकी क्या इंस्पिरेशन रही, मतलब ऐसा क्यों लगा कि नहीं यार मुझे ज्ञान भी देना चाहिए, मतलब क्या इंस्पायर किया, कौन सी चीजों ने आपको इंस्पायर किया? हाँ, पहले बात तो अकेडमी में जो इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट करता है ज्यादा से ज्यादा सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑलवेज गिव यू अ चांस टू मीट एवरीवन फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। मतलब आई एम ए स्टूडेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो मैं जब यहाँ के कॉलेज में पढ़ता हूँ तो ज्यादा से ज्यादा वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट हमें मिलते हैं, तो उनकी जो नॉलेज है हम शेयर करते हैं। पर जब आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी जाते हो तो ऑल ओवर इंडिया से हर तरह का स्टूडेंट आता है, हर तरह का बोर्ड का स्टूडेंट आता है जो बीएससी करे हैं उनकी स्टेट की बोर्ड से। तो उन्होंने क्या क्या चीज पढ़ी है और उन्होंने क्या क्या चीज ज्यादा सीखी है, ये जानने को मिलता है। और सेकेंड बात तो स्टाइपेंड सर, स्टाइपेंड इज मतलब वो अच्छा चीज है। मतलब एमएससी में हर कोई लड़का और लड़की जो भी स्टूडेंट चाहता है कि 21-22 साल के बाद एक पैसा खुद कमाए
एक सबका एक ये सपना रहता है, तो स्टाइपेंड जब मिलता है तो आपको एक कॉन्फिडेंस भी मिलता है कि भाई हाँ, मैं जो कर रहा हूँ उसमें कुछ है, फ्यूचर है, इसलिए मैंने टैली के बारे में सोचा था। और तीसरी बात, ये एग्जाम आईआईटी जैम से थोड़ा इजी फॉर्मेट है। आईआईटी जैम और वहाँ पे कंपटीशन भी ज्यादा है, सीट भी कम है, तो भी ज्यादा यहाँ पे आपको ज्यादा मौका मिलता है करने का। और मुझे ये बताइए कि सेक्शन ए के लिए एंड सेक्शन बी के लिए किस तरीके से प्रिपरेशन रही थी आपकी? मैंने सेक्शन बी के ऊपर ज्यादा मेहनत किया था, इसलिए मेरे रैंक थोड़ा कम आया, क्योंकि मैं सेक्शन ए के बारे में उतना सोचा भी नहीं था। कि मुझे लगा था कि सेक्शन बी में, क्योंकि मैं पिछले 3-4 साल का कट ऑफ देखा था, 127-130 आ रहा था। तो मैंने सोचा था कि भाई सेक्शन बी में 180 नंबर मुझे स्कोर करने का मौका है, तो 180 में से मुझे 180, मेरा टारगेट तो 180 नहीं आया। कुछ सिली मिस्टेक्स के लिए, सो आई थिंक सेक्शन बी में 180 जो मार्क्स है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सेक्शन ए में 60 मार्क्स होता है, और जो जो 11-12 ज्यादा अच्छे से पढ़ रखा है, जो बीएससी भी ज्यादा अच्छे से पढ़ रखा है, उसको सेक्शन ए में 30 से 40 क्वेश्चन आराम से आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उतना ज्यादा। इस साल तो मुझे नहीं है, मैं सेक्शन ए के लिए ज्यादा प्रिपरेशन नहीं किया था, फिर भी मैं 40 क्वेश्चन शायद करके आया था सेक्शन ए में, क्योंकि बहुत इजी इजी क्वेश्चन थे सेक्शन ए में। और जो मतलब 11-12 के फिजिक्स अच्छे से करा है, मैथ अच्छे से करा है, और बीएससी में अच्छे से पढ़ रखा है अपना सिलेबस। सेक्शन में ज्यादा मतलब हार्ड नहीं है। सेक्शन बी में 180 नंबर रहता है, वो ज्यादा मैटर करता है आई थिंक। वहां पे मार्क्स अगर 160-170 आ जाए तो बहुत है, इस सेक्शन बी में 160-170। तो अच्छा था। अब मुझे ये बताओ कि आपका ओवरऑल स्कोर कितना आया है और उससे ऊपर रैंक कितना है? 162। तो आपका 162। 162 स्कोर आया है और आपकी रैंक बनी है ऑल इंडिया रैंक 88। 80। अब मुझे ये बताओ कि मतलब थ्योरी तो आपने बहुत अच्छे से कवर कर ली थी, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस की कहानी क्या रही? कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस की, कैसे टेस्ट सीरीज लगाई, कैसे मॉक टेस्ट लगाए? हाँ, मॉक टेस्ट लगाई थी। जो आईपीएस में 1 रुपए में जो मॉक टेस्ट दे रहे थे आप लोग, वो मुझे बहुत हेल्प की थी लास्ट में। वहां से मैंने किया आईपीएस के एक, आई थिंक मेरे पास बुक भी है, जो आईपीएस के जो गैडवी की जो सीरीज की बुक आती थी, गैडवी नहीं, सॉरी, आईआईटी जैम में जो बुक आप लोगों ने मैंने लिए खरीदा था, वहां से मैंने प्रैक्टिस किया था। वहां से भी मुझे हेल्प हुआ, मतलब क्वेश्चन तो मतलब जो क्वेश्चन आया है वो ही क्वेश्चन आएगा, इसका गारंटी नहीं है, पर जो कॉन्सेप्ट है बिहाइंड द क्वेश्चन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। आपको सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने में जो है फायदा हो रहा था देखने को। अब मुझे ये बताओ दोस्त कि जो भी आपकी जूनियर्स होंगे जो आपकी तरह प्रिपरेशन करना चाह रहे होंगे, तो उनके लिए क्या सलाह देना चाहोगे, क्या सजेशंस रहेगी तुम्हारी? मैं बोलना चाहता हूँ कि जो आप ग्रेजुएशन में जो पढ़ रहे हैं वो अच्छी तरह से पढ़िए, क्योंकि आई थिंक लाइफ साइंस के हर एक बैच में 3-4 टॉपिक ऐसा होता है जो सेम आता है, मतलब बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, और जेनेटिक्स जेनेटिक्स और इम्यूनोलॉजी। ये जो 3-4 टॉपिक आते हैं वो हर एक लाइफ साइंस के ब्रांच में, आई थिंक मैं उतना जानता नहीं, पर आई थिंक ये 3-4 टॉपिक सेम ही रहता है। तो मतलब ज्यादा से ज्यादा कम होता रहता है, पर सेम रहता है, और ये 3 टॉपिक ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बायोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोकेमिस्ट्री में आई थिंक बायोकेमिस्ट्री अगर कोई वीक हो जाए बायोकेमिस्ट्री में, तो उसको हर एक टॉपिक में प्रॉब्लम आ सकता है। ये बायोकेमिस्ट्री इज द फंडामेंटल ऑफ लाइफ साइंस। मुझे यही लगा, क्योंकि मुझे केमिस्ट्री बहुत वीक थी मेरी, तो मुझे बायोकेमिस्ट्री में बहुत दिक्कत आता था पहले। तो मैंने बायोकेमिस्ट्री को ज्यादा सुधारने का कोशिश किया एक साल में। ये बायोकेमिस्ट्री अगर अमीनो एसिड्स, लिपिड, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है।
मतलब अगर क्वेश्चन आए नहीं भी आए ना, फिर भी इस टॉपिक से आप बाद में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है वो दूसरे टॉपिक में। ऐसा ऐसा टॉपिक है यहाँ पे। तो आई थिंक बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी को ज्यादा ध्यान देना चाहिए। पर पर्टिकुलरली गैट के लिए इम्यूनोलॉजी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इम्यूनोलॉजी से भी बहुत क्वेश्चन आया है और डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। मतलब इम्यूनोलॉजी इज स्कोरिंग सब्जेक्ट इम्यूनोलॉजी यहाँ पे। बहुत अच्छी बात कही आपने। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस एंड योर जर्नी विद अस। थैंक यू सर। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू सर।